हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि थिंकर के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और जो कौन कौन से हैं चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। पाश्चात्य राजनीति विचार, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है। टॉपिक इसमें दिया गया है क्या क्या पढ़ेंगे। तो 1 से दिया गया है प्लेटो, एरिस्टोटल और निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जॉन जैक्स रॉसिक्यू या रॉसियू। फिर है जेरमी बेंथम, फिर है फ्रीड्रिच हेगल के बारे में कार्ल मार्क्स और जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, तो ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और फिर यहाँ पर जो है विषय सूची दिया गया है। 1 में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में प्लेटो का जीवन परिचय और उसका आदर्श, राज्य और न्याय का सिद्धांत, प्लेटोवादी साम्यवाद और शिक्षा सिद्धांत, अरस्तु का जीवन परिचय और उसकी मानवीय प्रकृति एवं राज्य की अवधारणा, अरस्तु का क्रांति संबंधी सिद्धांत, निकोलो मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे, टॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे, जीन जैक्स रूसो के बारे में पढ़ेंगे, फिर है जेरेमी बेंथम के बारे में पढ़ेंगे, फिर है जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स कार्य एवं उसका जीवन के बारे में पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल का जीवन परिचय और स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल की प्रतिनिधि सरकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज इकाई 1 को अध्ययन करेंगे। प्लेटो का जीवन परिचय, उसका आदर्श, राज्य और न्याय का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ेंगे और हिंदी भी पढ़ेंगे। प्लेटो लाइफ, हिज आइडियल स्टेट एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रमणिका दिया गया है, यानी कि कंटेंट्स, उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन। प्लेटो का जीवन परिचय यानी कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेटो का आदर्श राज्य, प्लेटो आइडिया या आइडियल स्टेट। फिर है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटोनिक कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस, सारांश यानी समरी, शब्दकोश यानी कि कीवर्ड, अभ्यास, प्रश्न यानी कि रिव्यू क्वेश्चन, संदर्भ पुस्तकें, फर्दर रीडिंग। फिर है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी योग्य होंगे प्लेटो की जीवनी से परिचित होंगे, प्लेटो के न्याय सिद्धांत और आदर्श राज्य की अवधारणा की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। प्रस्तावना, ईसा पूर्व 4वीं और 5वीं शताब्दी ने जहां सिकंदर जैसे महान शासकों और पेरिक्लीज जैसे प्रजातांत्रिक नेताओं को जन्म दिया, वहां सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया। प्लेटो समूचे पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उससे पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का तर्क संगत रूप से प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो के
संबंधी में। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का अजर अमर संदेश लिए हुए है। उसका यह कथन कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। राज्य जो है क्या है? व्यक्ति का ही विराट रूप है। यह किसका कहना है? प्लेटो का। ये हम लोग याद करके रखेंगे साथियों। और जिस प्रकार एक आदर्श व्यक्ति में सत्य, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए। एक शाश्वत सत्य है, प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आँखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। यानी कि एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानव सुकरात, यानी कि सुकरात जो थे वह प्लेटो के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है। श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। उसने एथेंस में 30 आतताइयों यानी कि 30 टायरेंट का और नैतिक आदर्शों का प्रभाव देखा, और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। उसे समस्या का समाधान मिला दार्शनिक राजा की धारणा में, और इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन कार्य किया जाना चाहिए। जैसा कि शैली कहता है, वह प्रथम संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं, वरन सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। उसका यह आग्रह करना कि राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए, एक ऐसा सिद्धांत है जिसे भुलाकर आज का विश्व राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। प्लेटो का यह विश्वास कि शासन सत्ता केवल उन लोगों के साथ या लोगों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा यह लौकिक आकर्षणों से परे हो, वह अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है जितना कि प्लेटो युगीन यूनान में था। वस्तुतः प्लेटो एक अमर दार्शनिक है और मानवता उनकी चिर ऋणी है। मैक्सी के शब्दों में प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों, क्रांतिकारियों और रोमांचकारी राजनीति दर्शन का जनक है। वे सभी जो पुरातन के स्थान पर नवीन दुनिया के अध्ययन करता है, प्लेटो के अनुयायी, यानी कि मैक्सी जो है प्लेटो के अनुयायी है, मतलब उसके मानने वाले या फिर उसका चेला कह सकते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे प्लेटो का जीवन परिचय, लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लेटो।
प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन समृद्ध कुल में 428 से 427 ईस्वी पूर्व में हुआ। उसके पिता का नाम अरिस्तोन एवं माता का नाम पेरिक्तियोन था। उसके पिता अरिस्तोन की वंशावली एथेंस के प्राचीन राजाओं में होती हुई पोसीदन देवता तक पहुंचती थी और मातृकुल का संबंधी एथेंस में सुप्रसिद्ध कानूनों का निर्माण करने वाले सोलन के साथ था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। उसके कंधे भरे हुए और चौड़े थे, इसी कारण उसके व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लाटोन कहना शुरू किया, क्योंकि प्लेटो शब्द का अर्थ ही होता है चौड़ा, चपटा। प्लेटो शब्द का शुद्ध यूनानी उच्चारण प्लाटोन है। अरबी में इसी का विस्तृत रूप अफ्तानून है। धीरे धीरे प्लाटोन के स्थान पर कालांतर में प्लेटो शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा। युवा अवस्था में ही प्लेटो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। अधिकांश युवकों की भांति वह भी समझता था कि उसका जन्म सक्रिय राजनीति के लिए हुआ है। अपने जीवन के संध्या काल में प्लेटो ने स्वयं लिखा, युवावस्था में अन्य युवकों की तरह मैंने भी सोचा था कि बालिग होते ही मैं राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लूंगा, लेकिन विधि का कुछ दूसरा ही विधान था। प्लेटो एक कुशल राजनीतिज्ञ तो नहीं बन सका, लेकिन एक महान राजनीतिक दार्शनिक अवश्य बन गया। जिस एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था वह यूनान का उस समय सबसे महान नगर राज्य था। परंतु जैसे जैसे प्लेटो की आयु बढ़ती गई, उसने एथेंस को स्पार्टा के साथ 30 वर्षों तक 430 से 400 ईस्वी पूर्व तक पेलोपोनेशिया के युद्ध में लड़ते और अंत में हार खाते हुए प्रजातंत्र को अपने चरमोत्कर्ष से सर्वनाश की ओर गिरते हुए एवं जो एथेंस गुणों की खान था उसे गुण विहीन होते हुए देखा। पेलोपोनेशिया के युद्ध में एथेंस की हार होने पर वहां के प्रजातंत्र की कमर ही टूट गई। 404 ईस्वी पूर्व की एक क्रांति ने एथेंस में प्रचलित प्रजातंत्र को उखाड़ फेंका और उसके स्थान पर 30 व्यक्तियों का शासन स्थापित हुआ। उसमें प्लेटो के निकट संबंधी भी थे। उन्होंने प्लेटो को भी शासन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि प्लेटो और राजनीति की युगल जोड़ी उपयुक्त ही होती, परंतु 30 व्यक्तियों के शासन के क्रूर, हिंसक एवं दमन पूर्वक
या दमनपूर्ण क्रियाकलापों को देखकर उसका खून खौलने लगा और उसे राजनीति में विरक्ति हो गई। शीघ्र ही एक दूसरी क्रांति के द्वारा 30 व्यक्तियों के शासन मंडल को समाप्त कर पुनः प्रजातंत्र की स्थापना की गई। शुरू में तो प्लेटो ने इस शासन का स्वागत किया, परंतु शीघ्र ही उसके कुकृत्यों से उबकर उसने राजनीति से संन्यास ले लिया। इसी शासन व्यवस्था ने सुकरात को प्राण दंड की सजा दी थी और इस घटना का प्लेटो के कोमल मस्तिष्क पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। उसे राजनीति से विरक्ति ही नहीं, घोर घृणा भी हो गई। 18-20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया। वैसे दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर था। सुकरात एक साधारण शिल्पकार का पुत्र था, जबकि प्लेटो एक कुलीन का पुत्र था। सुकरात चपटी नाक और मोटे होठ वाला कुरूप व्यक्तित्व था, जबकि प्लेटो एक सुंदर, स्वस्थ और अभिराम व्यक्तित्व था। सुकरात तार्किक वक्ता था, जबकि प्लेटो एक कुशल लेखक जिसकी भाषा में कविता का प्रवाह था। सुकरात हंसोर था, जबकि प्लेटो गंभीर। सुकरात जन साधारण को भी आदर की दृष्टि से देखता था, जबकि प्लेटो सिर्फ बुद्धिमान और साहसी व्यक्तियों का ही सम्मान करता था। सुकरात एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह घोषणा की कि वह कुछ नहीं जानता, जबकि प्लेटो अपने को सर्वाधिक ज्ञानी व्यक्ति समझता था। किंतु इन विभिन्नताओं के बावजूद सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को आकृष्ट किया। प्लेटो उसका शिष्य बना और उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उत्तम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। जब सुकरात को 20 पान का दंड दिया गया तो प्लेटो की आयु 28 वर्ष की थी। प्लेटो पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उसे राजनीति से विरक्त कर दर्शन की ओर आकृष्ट कर दिया। इस घटना ने उसे यह उद्घोषणा करने के लिए प्रेरित किया कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा, तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं होता या हो सकता। प्लेटो ने अपने सप्तम पत्र में स्पष्ट लिखा है कि इस घटना के बाद मैं दर्शन शास्त्र की प्रशंसा में यह कहने को बाधित हुआ कि केवल इसी से व्यक्ति सार्वजनिक और व्यक्तिक न्याय का स्वरूप समझ सकता है। और मैंने यह कहा है कि राष्ट्र तब तक उपद्रव रहित नहीं होंगे जब तक या तो सच्चे और वास्तविक दार्शनिकों की श्रेणी राजनीतिक पदों पर आरूढ़ नहीं होगी या राज्यों के शासक दैवी आदेश से दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे। 399 ईस्वी पूर्व में सुकरात के प्राण दंड के बाद प्लेटो का एथेंस में रहना निरापद नहीं था। चूंकि वह सुकरात का प्रधान शिष्य
और एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी था। इसलिए उसके अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया। वह अपने कुछ मित्रों के साथ समीपस्थ नगर मेगरा चला गया। इसके बाद उसका 12 वर्ष तक का इतिहास अज्ञात है। उसके इस अज्ञातवास के संबंधी में यह अनुश्रुति प्रसिद्ध है कि उसने ज्ञान प्राप्ति के लिए इस काल में मिस्र, इटली आदि देशों का भ्रमण किया। यहाँ तक कहा जाता है कि उसने गंगा के तट तक भारत की यात्रा भी की थी। 12 वर्ष तक वह देशांतरों में मतांतरों का अध्ययन करता हुआ भ्रमण करता रहा। यद्यपि वह भौतिक रूप से इतना नहीं घूमा तो भी मानसिक रूप से उसने इन देशों के विचारकों के सिद्धांतों का परिचय पाया। पाइथागोरस के सिद्धांतों का ज्ञान पाने तथा दार्शनिकों का शासन देखने के लिए वह 387 ईस्वी पूर्व में इटली और सिसिली गया। सिसिली के सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा दियोनिसियस प्रथम से हुई। उसकी प्रेरणा से वह दियोनिसियस को दार्शनिक शासक बनने को तैयार हो गया। किंतु जब उसने रिपब्लिक के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाते हुए दियोनिसियस के अन्याय और निरंकुश शासन की बड़ी आलोचना की तो वह उसकी शिक्षाओं से मुकरने लगा। साथ ही चाटुकारों ने दियोनिसियस को दियोन के विरुद्ध भी भड़का दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि दियोन को निर्वासित कर दिया गया। दियोनिसियस ने प्लेटो को भी स्पार्टा के राजदूत को सौंप दिया और उसने उसे दास के रूप में एजाइना के टापू में बेच दिया। यहाँ उसके एक पुराने मित्र अनिकैरिस ने उसे खरीदकर मुक्त करा दिया और एथेंस भिजवाया। प्लेटो के शिष्यों ने धन एकत्र कर अनिकैरिस को उसका रुपया वापस लौटाना चाहा, किंतु उसके द्वारा धनराशि स्वीकार न करने पर इस धनराशि से एथेंस के बाहर अकादमिस की वाटिका मोल ले ली और यहाँ प्लेटो ने 386 ईस्वी पूर्व में या के लगभग अपना शिक्षालय खोला या एकेडमी खोला अकादमिस, जिसमें उसने अपने जीवन के शेष 40 वर्ष व्यतीत किए। प्लेटो की अकादमी वैज्ञानिक अनुसंधान का एक शिक्षणालय और संस्थान दोनों ही था। फोस्टर के शब्दों में प्लेटो की
अकादमी केवल बौद्धिक प्रशिक्षण का केंद्र मात्र नहीं थी, यह यूनानी जीवन को सुधारने के लिए आवश्यक राजवैज्ञानिकों तथा शासकों के निर्माण की कार्यशाला थी, वर्कशिप थी। प्लेटो की अकादमी को उस समय के लगभग सभी विद्वानों और वैज्ञानिक शोधकर्ताओं की ज्ञान गरिमा का लगभग प्राप्त हुआ। वस्तुतः अकादमी एथेंस की सीमाओं को तोड़कर यूनानी ज्ञान एवं अध्ययन का केंद्र बन गई। प्लेटो ने एथेंस की घटिया राजनीति से अपने को मुक्त कर अकादमी का अध्यक्ष पर स्वीकार किया। प्लेटो की दृष्टि में अकादमी की स्थापना के दो उद्देश्य थे। प्रथम, यह विशुद्ध शोध का केंद्रीय और द्वितीय राजनीति व कला के प्रशिक्षण की पाठशाला थी, जिसे विधायक और राजनेता तैयार करने का दायित्व निर्वाह करना था। प्लेटो की अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशिष्ट महत्व दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था, गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त यहाँ राजनीति विज्ञान, तर्क शास्त्र, आचार शास्त्र, विधि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मानव शास्त्र आदि अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अकादमी की सफलता के संदर्भ में ज्ञात होता है कि यह लगभग 900 वर्षों तक ज्ञान की किरणें फैलाती रही। इसे पश्चिमी दुनिया का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई और संसार के कोने कोने से विद्यार्थी प्लेटो के चरणों में विद्या अध्ययन के लिए आने लगे। 367 ईस्वी पूर्व में प्लेटो को दास रूप में बिकवाने वाले डियोनिसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा और वह दियोन की प्रेरणा से दार्शनिक बनने की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। दियोन ने प्लेटो को सिराक्यूज आकर अपने आदर्श को क्रियात्मक रूप देने की प्रार्थना की। प्लेटो इस समय 60 वर्ष का हो चुका था। उसका सिराक्यूज का पहला अनुभव दुखपूर्ण था। फिर भी वह यह सोचकर वहां गया कि उसके वहां न जाने से वह और उसका विद्यालय दोनों स्वप्न दृष्टता, काल्पनिक और अव्यावहारिक समझे जाएंगे। इसके अतिरिक्त वह सिराक्यूज तथा सिसिली की सब व्यक्तियों को संगठित करके कार्थेज के खतरे को रोकना चाहता था। उसने लिखा था कि यदि मैं वहां न जाता तो अपनी दृष्टि में स्वयं लज्जित होता। प्रारंभ में प्लेटो शासक को दार्शनिक बनाने की प्रक्रिया में कुछ सफल हुआ। उसने उसे नीति शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। उसकी देखा देखी अन्य दरबारी भी इसे सीखने के लिए
रेत में त्रिभुज आदि विभिन्न आकृतियां बनाने लगे। दरबार में भूमिति भक्ति का ऐसा बवंडर उठा कि सारा वातावरण धूलिमय हो उठा। किंतु यह स्थिति देर तक नहीं रही। डियोनिसियस 30 वर्ष हो चुका था। डियोनिसियस 30 वर्ष हो चुका था, या 30 वर्ष, हाँ ठीक है। उसमें स्थिर चित्तता का अभाव था, या उसमें यानी कि स्थिर चिंतन का अभाव था। उसे शीघ्र ही गुरु की शिक्षा नीरस बोझ प्रतीत होने लगी। चाटुकारों ने उसके कान भरे कि दियोन उसे दार्शनिक शासक बनाने के स्थान पर शासक बनाना चाहता है। दोनों में मन मुटाव यहाँ तक बढ़ा कि राजा ने दियोन को निर्वासित कर दिया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली, उसकी पत्नी का दूसरे पुरुष के साथ विवाह करा दिया और दियोन को यह कहा कि निर्वासन को उसे विदेश में बिताई जाने वाली छुट्टी समझनी चाहिए, यानी छुट्टी समझनी चाहिए। और भूमि तथा स्त्री के छीन जाने के कारण अपने को संपत्ति और परिवार की चिंताओं से मुक्त तथा स्वतंत्र मानना चाहिए। इस अवस्था में प्लेटो ने निराश होकर एथेंस लौटना ही श्रेष्ठ कर समझा। इस अवस्था में प्लेटो ने निराश होकर एथेंस लौटना ही श्रेष्ठ कर समझा। लौटते हुए तारेनतम के दार्शनिक शासक अर्खितास से उसकी भेंट एवं मैत्री हुई और यह बाद में उसे लाभप्रद सिद्ध हुई। इस घटना के 6 वर्ष बाद 362 ईस्वी पूर्व में डियोनिसियस द्वितीय ने स्वयं प्लेटो से सिराक्यूज आने का आग्रह किया और उसे आश्वासन दिया कि वह उसके उपदेशों का पालन करेगा। दियोन अभी तक निर्वासित था। पिछले कटु अनुभव के कारण प्लेटो 65 वर्ष की आयु में सिराक्यूज की तीसरी यात्रा करने को उत्सुक नहीं था, किंतु तारेंतम के शासक की प्रबल प्रेरणा पर वह वहां गया। डियोनिसियस को दर्शन या दर्शन शास्त्र के अध्ययन की कठिनाइयां बताई। दियोन के साथ किए गए अन्याय को दूर करने को कहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों में इतना वैमनस्य बढ़ा कि प्लेटो ने शीघ्र ही अपने को प्रतिष्ठित बंदी की दशा में अनुभव किया, यानी कि प्रतिष्ठित बंदी की दशा में अनुभव किया। अपने मित्र तारेंतम के राजा के हस्तक्षेप और सहायता से ही वह सकुशल एथेंस लौट सका।
उपरोक्त असफलता ने प्लेटो की संपूर्ण आदर्शवादी चिंतन श्रृंखला को तोड़ दिया। अब वह कल्पना के पंख उतार कर यथार्थ की भूमिका पर चलने को विवश हो गया। युवा अवस्था में आदर्श शासक रूपी हाथी की पीठ पर बैठकर आदर्श राज्य के काल्पनिक लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले प्लेटो ने वृद्धावस्था में कानून की लाठी का सहारा लिया। अपने जीवन के शेष समय को उसने ग्रंथ लॉज के लेखक में व्यतीत किया। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो अपने किसी शिष्य के आग्रह पर रात को एक विवाह समारोह में सम्मिलित हुआ। उसके शोरगुल से परेशान होकर वह विश्राम हेतु एक दूसरे कमरे में चला गया। प्रातःकाल जब वर ने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए उस कमरे में प्रवेश किया तो प्लेटो चिर निद्रा में विलीन हो चुका था। चिर निद्रा में विलीन हो चुका था। वह दार्शनिकों का राजा और राजाओं को दार्शनिक बनाने वाला मृत्यु की रिपब्लिक में पहुंच चुका था। प्लेटो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि राजनीतिक शक्ति और सत्य के प्रेम को एक ही व्यक्ति में कैसे संयुक्त किया जाए। यद्यपि वह एक दार्शनिक था, फिर भी उसने इस चुनौती का मुकाबला किया। सिराक्यूज की यात्राएं यह सिद्ध कर देती है कि वह कोरा उपदेश देने वाला व्यक्ति नहीं था। प्लेटो के निधन के बाद के वर्षों में उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई थी और उसका बड़ा सम्मान था। उसकी अकादमी ने एथेंस के विद्यापीठों में अग्रगण्य स्थान प्राप्त कर लिया था। जिस प्रकार वह स्वयं सुकरात का उत्तराधिकारी बना। प्लेटो की रचनाएं। प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 36 या 38 मानी जाती है, किंतु इनमें से प्रामाणिक ग्रंथ केवल 28 है। उसके सभी प्रामाणिक ग्रंथों का कमेंट द्वारा संपादित यूनानी संस्करण 2662 पृष्ठों ऑक्सफोर्ड द्वारा प्रकाशित हुआ है। इनमें से कुछ प्रमुख ग्रंथों के नाम इस प्रकार है। अपोलॉजी, ठीक है, अपोलॉजी, क्रीटो, यूथिफ्रो, जॉर्जियस, मिनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेट्समैन, लॉज। रचना काल की दृष्टि से प्लेटो की समस्त रचनाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती है जिन्हें सुकरात से संबंधित कहा जाता है। उनके विषय और विचार सुकरात के विचारों को ही अभिव्यक्त करते हैं। अपोलॉजी, क्रीटो एवं यूथिफ्रो इसी प्रकार की रचनाएं हैं। प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। प्लेटो का चिंतन और दर्शन उसके काल्पनिक मस्तिष्क की ही उपज नहीं है, अपितु देश काल तत्कालिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं पूर्वकालीन यूनानी दार्शनिकों के विचारों से भी प्रभावित है। सर्वप्रथम प्लेटो एथेंस की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ। एथेंस की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की दयनीय हालत
को देखकर ही प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में महिलाओं के साम्यवाद संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एथेंस की कमजोर आर्थिक स्थिति से प्रभावित होकर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को श्रम विभाजन एवं कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहा। पेलोपोनेशियन युद्ध में एथेंस की पराजय से प्रभावित होकर ही प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में सैनिक प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। एथेंस की प्रचलित लोकतांत्रिक प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और पक्षपात को देखकर ही प्लेटो ने लोकतंत्र पर कठोर प्रहार किए। इसके अतिरिक्त पिथागोरस, पार्मेनिडिज, हिराक्लीटस और सुकरात जैसे दार्शनिकों के विचारों का भी प्लेटो के चिंतन पर बहुत या मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। प्लेटो के चिंतन पर सबसे अधिक सुकरात का प्रभाव दिखलाई देता है। प्लेटो के चिंतन पर सबसे अधिक सुकरात का प्रभाव दिखलाई देता है। वर्नेट का मत है कि प्लेटो का अपना कोई निजी सिद्धांत नहीं है। उसने अपने सभी सिद्धांतों को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया है। वस्तुतः प्लेटो की रचनाओं में हमें सुकरात के विचार सर्वोत्कृष्ट रूप से मिलते हैं। यह कहा जाता है कि उसकी दृष्टि से अपने गुरु की आकृति कभी ओझल नहीं हुई। उसकी दृष्टि से अपने गुरु की आकृति कभी ओझल नहीं हुई। उसे इस बात का गर्व था कि वह सुकरात के युग में पैदा हुआ। उसने स्वयं लिखा है, ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं यूनानी पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं, अकादमी हूँ, औरत नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। वस्तुतः उसके ग्रंथों में सुकरात और प्लेटो के विचार निर्छीर की भांति ऐसे मिले हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। सुकरात के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्लेटो पर गहरा प्रभाव पड़ा। सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात सद्गुण और ज्ञान की अभिन्नता में विश्वास करता था तथा व्यक्ति के आचरण से उसे संबंधित मानता था। जो ज्ञान मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करता वह उसके लिए निरर्थक है। अतः उसके अनुसार सच्चे ज्ञान से ही सद्गुण उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति को साहसी और निर्भीक बनाते हैं। प्लेटो ने सुकरात के इस विचार को सत्य माना और ग्रहण किया। वस्तुतः प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है सद्गुण ही ज्ञान है। इसका अभिप्राय यह है कि संसार का समस्त ज्ञान आंतरिक अनुभवों अथवा कल्पना आदि से न होकर वस्तुपरक सत्य के रूप में होता है। वस्तुपरक ज्ञान बुद्धि संगत एवं तर्क संगत अनुसंधान से ही हो सकता है। यह सत्य वास्तविक एवं अंतिम होता है, चाहे व्यक्ति इस विषय में किसी भी प्रकार से क्यों न विचार करे। इस सत्य की अनुभूति इसलिए नहीं होती है कि व्यक्ति उसे चाहते हैं, बल्कि इसलिए होती है कि वह वास्तविक अंतिम एवं ध्रुव सत्य है।
सद्गुण के स्वरूप के संबंध में प्लेटो सद्गुण के स्वरूप के संबंधी में भी सुकरात के मत का अनुसरण करता है। सुकरात की भांति प्लेटो का भी विचार था कि प्रत्येक वस्तु का गुण इसी में निहित है कि जिस कार्य के लिए उसे बनाया गया है उसे पूरा करने की उसमें सामर्थ्य कहाँ तक है, उसे पूरा करने की उसमें सामर्थ्य कहाँ तक है। उदाहरण के लिए चाकू का गुण अर्थात कार्य काटना है, अतः उसका अच्छा या बुरापन इसी बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी अच्छी या बुरी काट सकता है। इसी आधार पर एक व्यक्ति के सद्गुणों की परख की जा सकती है। उसके सद्गुण उसे कहाँ तक उस कार्य को करने के लिए सक्षम बनाते हैं। जिस कार्य को करने के लिए उसे बनाया गया है उसी कार्य को यानी कर पाएगा, जिस कार्य को करने के लिए उसे बनाया गया है। ठीक है, बोला है उसके सद्गुण उसे कहाँ तक उस कार्य को करने के लिए सक्षम बनाते हैं जिस कार्य को करने के लिए उसे बनाया गया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे शासन एक कला है। प्लेटो ने सुकरात से यह विचार भी ग्रहण किया कि शासन, संचालन, डॉक्टरी, नौ चाल आदि की भांति एक कला है और उसका ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ व्यक्तियों को ही शासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। सुकरात शासन की उपमा डॉक्टर से देता है। सुकरात शासन की उपमा डॉक्टर से देता है। उसका कहना है जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों का इलाज करना चाहिए। डॉक्टर को कई बार रोगी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। सुकरात आदर्श शासक का यह आवश्यक काम समझता है कि वह ऐसी दवाइयाँ भी दे। पेरिक्लीज आदि यूनानी राजनीतिज्ञों को भांति जनता की इच्छाओं को पूरा करने वाला चाटुकार नहीं किंतु कुशल चिकित्सक होना चाहिए। मैक्सी के शब्दों में प्लेटो के रूप में सुकरात ने फिर जन्म लिया। इस अर्थ में नहीं कि प्लेटो अपने गुरु की सच्ची नकल था, वरन इस अर्थ में कि प्लेटो के मस्तिष्क और आत्मा ने अपने गुरु के विचारों और मान्यताओं को पूर्णता से आत्मसात किया और उसने अपने उच्च बुद्धि कौशल से एक ऐसे सुकरात की रचना की जो एथेंस की गलियों में चलने फिरने वाले यथार्थ सुकरात से भी उच्चतर कहा जा सकता है। प्लेटो द्वारा रचित सुकरात एक प्रकार का देवता है। सुकरात एक प्रकार का देवता है जो केवल वे ही बातें नहीं करता जिनकी वास्तविक सुकरात से आशा की जा सकती है, वरन वह ऐसी बातें भी करता है जो प्लेटो की चमत्कारपूर्ण कल्पना उसे कहलाना चाहती है। प्रोफेसर वार्कर का मत है कि यद्यपि प्लेटो ने अपने सिद्धांतों का बीज सुकरात से ग्रहण किया है, तथापि प्लेटो के सिद्धांत में उन बीजों का अंकुरन विभिन्न रूपों में हुआ है। वार्कर के अनुसार प्लेटो ने ज्ञान की संप्रभुता का सिद्धांत, विचार की वास्तविकता का सिद्धांत, शासन एक कला है का सिद्धांत एवं द्वंद्वात्मक पद्धति सुकरात से अवश्य ग्रहण किए हैं, परंतु अपने तीन वर्गों का सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत एवं
शिक्षा संबंधी प्लेटो ने सुकरात से नहीं लिया है। बार्कर का कहना है कि प्लेटो की रिपब्लिक सुकरात की मान्यताओं से तो आरंभ होती है, लेकिन उसकी समाप्ति प्लेटो के अपने निष्कर्ष से होती है। नोट्स: सुकरात के दर्शन के आधार बिंदु है सद्गुण ही ज्ञान है, अच्छाई का अर्थ विवेक है, शासन एक कला है, लोकतंत्र अज्ञानियों का शासन है, सभी राजनीतिज्ञों में शासन करने की क्षमता नहीं होती, सभी राजनीतिज्ञों में शासन करने की क्षमता नहीं होती, पूर्ण शिक्षित ज्ञानी और गुणी व्यक्ति ही शासन तंत्र का सफल संचालन कर सकता है। प्लेटो ने सुकरात के इन सभी दार्शनिक सिद्धांतों को अपने चिंतन का आधार बनाया। तो आज हमारा जो क्लास था प्लेटो से संबंधित और सुकरात से संबंधित, वह चैप्टर समाप्त हुआ और इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं साथियों। तो इसको आप लोग जो भी हमारे द्वारा प्रवचित की गई है उसके आधार पर आप लोग एनालाइज करके इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्लेटो का जन्म हुआ था यानी कब हुआ था ये बताना है। उसके बाद प्लेटो का वास्तविक नाम था तो क्या था नाम उसको बताना है। प्लेटो का जन्म किस राज्य में हुआ था इसको बताना है। फिर आगे इसमें क्या है कि प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसके सद्मार्ग और सद्गुणों के बारे में बेहतरीन से चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों।